दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। चुनाव आयोग के सामने जैसे शिवसेना का मामला चला वैसे एनसीपी का मामला चल रहा है। एनसीपी किसकी है, यह एक सवाल चुनाव आयोग के सामने है। मुझे तो लगता है कि ये जो भी संवैधानिक अटकलें पैदा हुई है या संवैधानिक क्राइसिस पैदा हो गए हैं, वो पैदा हो गए हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, पैदा किया गया है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब भी अजीत पवार अपने 40 विधायक और कुछ सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सरकार के साथ जुड़ गए थे, तो उसके पूर्व शिवसेना का मामला भी सामने आया था। मतलब अगर 10th शेड्यूल की बात हो, 10th शेड्यूल के अनुसार कोई भी पार्टी अगर टूट जाती है या उनके कुछ विधायक 2/3 से भी अधिक विधायक अलग हो जाते हैं, तो 10th शेड्यूल के अनुसार उनको किसी अलग पार्टी में मर्ज होना होता है। क्या अजीत पवार जैसे नेता, क्या प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता या सुनील तटकरे जैसे नेता इन बातों को जानते नहीं थे? जानते थे। किसी पार्टी में मर्ज होने से अच्छा समझा मैं ही पार्टी हूं यह कहना, मतलब जो भी कोई कृति हो रही है वो जानबूझकर हो रही है। 10th शेड्यूल का संवैधानिक क्राइसिस तैयार हो, उस पर बहस हो, पार्टी का निर्णय हो, यही इसका मूल कारण है और यही बात महत्वपूर्ण है। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर जाने माने नेता जो कई दशकों से राजनीति में हैं, संसदीय परंपरा, नियम, इन सब को जानते हैं, वे अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो स्वाभाविक तौर से उनके कदम उठाने में कोई ना कोई तो रणनीति है, यह तय हो जाता है। इसे चाल भी कह सकते हैं आप। दोस्तों, यही चाल अजीत पवार ने खेली है। अब अजीत पवार ने यह दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी हमारी पार्टी है। शरद पवार हमारे नेता जरूर है, लेकिन वो अपने मन से, अपनी मनमर्जी से पार्टी चला रहे थे और हम ये नहीं चाहते कि पार्टी उनकी मर्जी से चले, बल्कि लोकतांत्रिक स्वरूप से पार्टी चले। अब ये मामला चुनाव आयोग के सामने चला गया है। ये बात ऐसी है कि चुनाव आयोग के सामने जाते वक्त चुनाव आयोग ये तय कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, किस तरह से करना है, ऐसे कई बातें कही जाती है। चुनाव आयोग के निर्णय पर कई संदेह कोर्ट भी व्यक्त कर रही है, जैसे शिवसेना के मामले में कोर्ट ने संदेह व्यक्त किया था। लेकिन कोर्ट संदेह व्यक्त करे या ना करे, पार्टी कौन है, किसकी है, पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए, यह निर्णय तो चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव आयोग के साथ साथ देश में और एक संस्था है, मैं ये आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक और संस्था है जिसे चैरिटी कमिश्नर कहा जाता है, जो धर्मदाय संस्थाओं की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मतलब कोई भी 5, 7, 11, 21 लोग इकट्ठा होकर किसी एक धर्मदाय संस्था का गठन कर सकते हैं। वो सिस्टमैटिकली अपना एप्लीकेशन दे के रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, 2 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और वो संस्था रजिस्टर्ड हो जाती है। क्या चुनाव आयोग में पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना, चिन्ह प्राप्त करना, मान्यता प्राप्त करना, चैरिटी कमिश्नर के तरफ धर्मदाय संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वैसे ही ये बात है? बिल्कुल नहीं है। वह एक धर्मदाय संगठन और राजनीतिक संगठन, इसमें एक बड़ा अंतर है। चुनाव आयोग के पास कागजात देकर पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, रजिस्ट्रेशन एक अलग बात है, उसको मान्यता मिलना एक दूसरी बात है। और मान्यता तभी मिलती है जब वह पार्टी चुनाव में हिस्सा लेकर कुछ परसेंट वोट हासिल करे, तभी मान्यता मिलती है। मतलब ये चुनाव आयोग का पूरा अधिकार है। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं।
जब भी चुनाव आयोग के सामने ऐसे पार्टियां तय करने का, किसकी है यह तय करने का मामला आया, बहुत बार नहीं आया है, बहुत कम बार ये मुद्दा सामने आया है। जैसे मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी टूट गई थी, तब उसका निर्णय करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर आई थी। रामविलास पासवान की पार्टी उनके मृत्यु के बाद ऐसी ही टूट गई थी, पार्टी चिराग पासवान की या अन्य सांसदों की, यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर आई थी। वैसे ही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना टूट जाने के बाद वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिलेगी या एकनाथ शिंदे को मिलेगी, इसका निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर आई थी। और उसके बाद अब एनसीपी शरद पवार की है या अजीत पवार की, यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर आई थी। अब शरद पवार को छोड़कर अन्य कोई भी दल का प्रमुख नेता चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर नहीं बैठा है, कोई भी नेता नहीं बैठा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि, अब बाकी छोड़ दीजिए, जो शरद पवार के इशारों, मार्गदर्शन एवं सूचनाओं पर अपनी पार्टी चला रहे हैं, वह उद्धव बाला साहब ठाकरे भी कभी चुनाव आयोग के दिल्ली के दफ्तर में जाकर वहां नहीं बैठे हैं जब ये मामला, ये केस चुनाव आयोग के सामने चल रहा था। न मुलायम सिंह यादव की पार्टी का कोई बड़ा नेता गया, ना मुलायम सिंह यादव गए, ना अखिलेश यादव गए, न रामविलास पासवान का बेटा गया। तो शरद पवार क्यों बार बार चुनाव आयोग के दफ्तर में जा रहे हैं अपने हाथ में फाइल लेकर? शरद पवार ऐसे वहां पे प्रेजेंट दिखाते हैं, वैसे वहां पे उपस्थित रहते हैं कि मानो खुद शरद पवार ही अपनी पार्टी की तरफ से वकील के रूप में काम कर रहे हैं। अकेले शरद पवार है इन पूरी केसेस में जो अपने पार्टी के प्रमुख खुद को बोलते हैं और वही जाकर पार्टी के फैसला होने में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। मेरे मन में यही सवाल आता है कि क्यों जाते हैं शरद पवार, क्यों बार बार चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर शरद पवार यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मैं हूं। यह तो बात ऐसी है कि जैसे शरद पवार वहां चले जाए, महाराष्ट्र की मराठी मीडिया उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करे। शरद पवार खुद चले गए, 82 साल के उम्र में शरद पवार अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी वो जवान हैं। यही दिखाने का एक ये मिले मीडिया को चांस मिले, इसीलिए शरद पवार वहां पर जाते हैं क्या? दूसरी बात हो सकती है, वो होती है सहानुभूति निर्माण करने की, मतलब खुद के प्रति सहानुभूति निर्माण की जाए। 82 साल की उम्र में शरद पवार को चुनाव आयोग के दफ्तर में चक्कर काटने की नौबत अजीत पवार की वजह से आ गई। क्या यह दर्शाने की कोशिश है? क्या यह दर्शाने के लिए शरद पवार जाते हैं वहां पर? तीसरी एक बात हो सकती है, जो भी कोई बची कुची एनसीपी है, 10-12 विधायक, थोड़े ज्यादा होंगे, शरद पवार के पास बचे हैं और कुछ सांसद बचे हैं, सांसद थे ही कितने, उसमें से भी जो कुछ बचे हैं, उनके मन में यह भावना कायम रहे कि अपना नेता लड़ रहा है, पार्टी कहीं नहीं जाएगी, अपने पास ही रहेगी। यह विश्वास दिलाने के लिए शायद शरद पवार चुनाव आयोग के दफ्तर में जाते हैं। लेकिन क्या इन कारनामों से, इन कृतियों से शरद पवार खुद को स्ट्रांग साबित करने में यशस्वी हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि शरद पवार इसमें बड़ा यश प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आजकल दिल्ली में जो शरद पवार का रुतबा है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगते हुए नजर आता है। आपने देखा होगा कि आजकल शरद पवार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि हिंदी मीडिया में आज भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो शरद पवार को सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। कुछ ऐसे आज भी न्यूज चैनल मौजूद है जो शरद पवार को आड़े टेढ़े सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब देना शरद पवार के लिए मुश्किल हो सकता है। पिछले कुछ महीनों से, सालों से शायद नवाब मलिक वाला मामला छोड़कर शरद पवार ने एक बार भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो महाराष्ट्र में करते हैं।
क्योंकि महाराष्ट्र के पत्रकार उनको आड़े टेढ़े सवाल नहीं पूछते हैं। बड़ी श्रद्धा से, भक्ति भावना से शरद पवार जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं, वही अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा देते हैं, वही अपने पेपरों में छापते रहते हैं। इसलिए शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना महाराष्ट्र में ही अच्छा समझते हैं, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में शरद पवार तो जाते हैं, लेकिन पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, बस दिखा देते हैं कि मैं यहां पर हूं। ये मैं हूं ना, यही दिखाने के लिए शायद शरद पवार चुनाव आयोग के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।